हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, अकाल क्यों आते हैं या फिर डेजर्टिफिकेशन क्यों होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जो हमारे जंगल हैं या वाइल्ड लाइफ है, इसकी कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, प्रोटेक्टेड एरियाज, सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ये सब हम आसानी से पढ़ चुके हैं। फ्लोरा और फौना भी क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप ये दोनों इस चैप्टर के पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, स्पीशीज़ क्या होती हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क क्या है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो प्रोजेक्ट टाइगर एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया था, ताकि हमारे देश में जो चीते हैं उनकी संख्या, उन्हें बचाया जा सके और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। तो अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये देखिए ध्यान से। यहाँ से हम लोग अपनी चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टाइगर इज़ वन ऑफ द मेनी स्पीशीज़ विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। मतलब चीता हम ऐसे प्रजातियों में से एक है जो कि धीरे धीरे हमारे जंगलों में से ख़त्म होता जा रहा है। बट द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैज़ बीन सीन हियर। मतलब जो सतपुड़ा का टाइगर रिजर्व है वो इस बात में अपने आप में सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो चीतों की संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफलोज एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो सीन इन द सतपुड़ा नेशनल पार्क। मतलब एक ऐसा भी समय था जब सतपुड़ा के नेशनल पार्क में जो हाथी हैं, शेर हैं, जंगली भैंसें हैं या फिर बारहसिंगा हैं, वो भी दिखते थे। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स। मतलब एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जिनकी संख्या इस हद तक कम हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो इस अर्थ से, इस पृथ्वी से ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ऐसे जानवरों को एंडेंजर्ड एनिमल्स का नाम दिया जाता है। बूझो इज़ रिमाइंडेड ऑफ अ डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग एगो। तभी बूझो को डायनासोर्स के बारे में याद आता है जो कि बहुत साल पहले या बहुत समय पहले ख़त्म हो चुके हैं। सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका जीना इसलिए मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनका जीना अपने आसपास के माहौल में इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके आसपास के वातावरण को मनुष्य द्वारा बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया गया है। अब इसके बाद है माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर एंड बिकमिंग एक्सटिंक्ट दैन बिगर एनिमल्स। तो माधव जी ने पहेली को बताया कि जो छोटे जानवर हैं उनके खत्म होने का खतरा बड़े जानवरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, बैट्स एंड आउल्स रूथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब समय के साथ हम जो सांप हैं, जो मेंढक हैं या छिपकलियां हैं या फिर जो बैट्स हैं या उल्लू हैं, उन्हें हम बिना ये सोचे मारते चले जा रहे हैं कि उनकी जो हमारी इकोसिस्टम, मतलब जो हमारा वातावरण है आसपास का, उसमें क्या महत्वता है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। मतलब जैसे हम उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं, इस तरह से हम अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। चाहे वो साइज़ में, आकार में छोटे ही हैं, परंतु हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो उनका रोल है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फूड चेन्स एंड फूड वेब्स अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7th। मतलब ये जो जीव जंतु हैं ये अलग अलग फूड चेन्स और फूड वेब्स का हिस्सा बनते हैं, जिनके बारे में कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एरिया विदाउट an area along with non-living components such as क्लाइमेट, सॉइल, रिवर डेल्टास एट्सेट्रा। मतलब इकोसिस्टम जो होता है वो बनता है वहाँ किसी एक पर्टिकुलर जगह के पौधों से, जानवरों से, वहाँ के छोटे छोटे जीव जंतुओं से। इसके अलावा वहाँ की नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं है, जैसे वहाँ का मौसम, मिट्टी या नदियाँ, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाती हैं।
अब इसके बाद हमारे पास आती है रेड डेटा बुक। अब ये जान अच्छे से याद करने की बात है कि रेड डेटा बुक क्या होती है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट द रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। ही टेल्स देम दैट रेड डेटा बुक is the source book which keeps the records of all the endangered and plants animals and plants। मतलब रेड डेटा बुक जो है वो एक ऐसी बुक होती है जो एक ऐसा रिकॉर्ड बनाती है जिसमें ऐसे जीवों और ऐसे पौधों या प्रजातियों के बारे में लिखा जाता है जो कि ख़त्म होने की कगार पर हैं। There are different red data books for plants and animals and other species। मतलब पौधों के लिए जानवरों के लिए और बाकी प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक्स लगाई जाती हैं। माइग्रेशन। अब हमारे पास एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है माइग्रेशन। द एक्सकर्शन पार्टी दैट एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। और ये जो बच्चे घूमने के लिए गए थे ये माधव जी के साथ घने जंगलों में आगे की आगे बढ़ते चले गए। दे सिट नियर द तवा रेजर्वॉयर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। तो वो तवा रेजर्वॉयर के पास कुछ समय रिलैक्स करने के लिए बैठे। पहेली ऑब्जर्व्स सम ऑफ द बर्ड्स नियर द रिवर। और तभी पहेली ने नदी के पास कुछ पक्षियों को देखा। माधव जी टेल्स चिल्ड्रन दैट दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। तो तभी माधव जी ने बच्चों को बताया कि ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हेयर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये जो पक्षी हैं ये दुनिया के दूसरे भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस। मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स या प्रवासी पक्षी वो पक्षी होते हैं जो कि मौसम के बदलाव की वजह से साल के किसी खास समय पे एक जगह से दूसरी जगह दूर उड़कर जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। वो दूसरी जगह पे अंडे देने के लिए या घूमने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि जिस जगह पे वो रहते हैं वहाँ पे जो मौसम है वो उनके हिसाब से बहुत ठंडा हो जाता है। बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। मतलब वो पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय करते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर। तो रीसाइक्लिंग ऑफ पेपर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों का ध्यान एक और कारण की तरफ भी लगाया जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई हो रही है। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो उन्होंने बताया कि 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 जो पूरी तरह से बड़े हुए पेड़ हैं वो लगते हैं। देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। इसलिए हमें पेपर बचाना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि जो पेपर है उसे 5 से 7 बार रिसाइकल करके दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हर बच्चा एक दिन में केवल 1 शीट पेपर की बचाए तो इस तरह से हम पूरे साल में बहुत से पेड़ों को बचा पाएंगे। वी शुड सेव रीयूज पेपर एंड रिसाइकल इट। मतलब हमें पेपर को बचाना चाहिए, उसे दोबारा प्रयोग करना चाहिए और उसे रिसाइकल भी करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव द ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर। तो इस तरह से हम केवल पेड़ों को ही नहीं बचाएंगे बल्कि पेपर को बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है या पानी लगता है उसका भी बचाव करेंगे। Moreover, the amount of harmful chemicals used in the paper making will also be reduced। इसके अलावा जितने भी जो नुकसानदायक केमिकल्स हम प्रयोग में लाते हैं पेपर बनाने के लिए उनका भी प्रयोग जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे
प्रोफेसर अहमद ने बताया रिफॉरेस्टेशन के बारे में। अब रिफॉरेस्टेशन क्या है ये सलाह दी गई है। प्रोफेसर अहमद सुजेस्ट दैट आंसर टू द डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई को रोकना चाहते हैं तो हमें उसके लिए रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से पेड़ और जंगल उगाने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। मतलब रिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जो जंगल नष्ट हो गए हैं उन्हें दोबारा से नए नए पेड़ पौधे लगाकर बनाया जाए। द प्लांट्स ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। तो इसका मतलब है कि पेड़ पौधे वो ही हैं, पेड़ पौधे वही होने चाहिए जो उस जंगल में पहले पाए जाते थे। सो वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट। तो इसलिए हमें इतने पेड़ पौधे उगाने चाहिए जितने कि हम काटते हैं। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। इसके अलावा जो रिफॉरेस्टेशन है वो कुदरती तौर पर भी हो सकती है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीएस्टेब्लिशेस इटसेल्फ। मतलब अगर जो जहाँ से जंगल काटा गया है उस जगह को बिना छेड़छाड़ के छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे दोबारा से जंगल उग सकता है। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मतलब अगर जहाँ पे कुदरती तौर पे रिफॉरेस्टेशन होती है तो वहाँ पे जो इंसान है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।